नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ मैं आज हाजिर हूं और आपको बताऊंगा कि बिहार झारखंड में क्या चल रहा है। तो सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं बिहार में, और सबसे बड़ी खबर बिहार में है कि कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने कि जो वैशाली का कोरोना संक्रमित मरीज था, जो एम्स में भर्ती था, उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा खबर है और इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जी, इससे पहले वैशाली के हालांकि जो भी कनेक्शन थे, जहाँ जहाँ से भी उसके कनेक्शन मिले थे, उसको जांच किया जा रहा है और जांच के बाद उसके कनेक्शन का पता लग चुका है। आपको बता दें कि वो वैशाली का जो मरीज था, इससे पहले वो पटना के पॉपुलर नर्सिंग होम में एडमिट था, जिसको सील कर दिया गया पूरी तरह से, और पॉपुलर नर्सिंग होम के जितने भी स्टाफ थे उनको क्वारंटाइन में कर दिया गया है। इसके साथ साथ फिर उसको एम्स में भर्ती किया गया और एम्स में लगातार उसकी हालत बिगड़ती गई और आज उसने दम तोड़ दिया। कोरोना के दूसरे मरीज मर जाने की वजह से बिहार में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। और इधर लगातार जहां कोरोना पर रोक लगाने की कवायद शुरू की गई है, जहां कोरोना के लगातार मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और मौत की संख्या 2 होने की वजह से लोगों में दहशत भी बन गया है। आपको बता दें कि मुंगेर से 6 पॉजिटिव मरीज और भी मिले थे, जो जमालपुर एरिया है, जिसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और वहाँ ज़रूरी सामान भी लेने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। उसी तरह पटना के सुल्तानगंज का जो इलाका है, जो अशोक राजपथ सुल्तानगंज का इलाका है, इसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसमें आप ज़रूरत के सामान लेने के लिए भी बाहर निकलने पर रोक है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। हालांकि कोरोना के मरीज पर अंकुश नहीं लग रहा है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच में एक मामला मुजफ्फरपुर से आ रहा है, जहां पर आपने सुना होगा चमकी बुखार। ये बहुत खतरनाक बुखार है जो बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। 5 मरीज अभी SK MCH में एडमिट किए गए हैं। 3 चमकी बुखार से ग्रसित मरीज को वहाँ पर एडमिट किया गया है। चूँकि कोरोना से अभी हम जंग लड़ रहे हैं और इस बीच में बिहार में चमकी बुखार भी धीरे धीरे दस्तक देने लगा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दुखद है। हालांकि कोरोना पर चूँकि अब तक जो इलाका था, नवादा, बेगूसराय और सिवान का जो हॉट स्पॉट एरिया था, इसमें मुंगेर भी शामिल हो गया है। साथ ही साथ अब बक्सर में भी 2 मरीज़ मिले हैं कोरोना के, और ये बक्सर में जो मरीज़ मिले हैं इनके भी कनेक्शन का पता चल चुका है। अभी हम बक्सर के जो DM है, जिलाधिकारी है, वो बता रहे हैं इसके बारे में। हालांकि बक्सर के जितने भी कनेक्शंस बने थे उन लोगों को चिन्हित कर दिया गया है और उनको क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। तो इस तरह की तमाम खबरें आ रही है बिहार से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड में अभी एक एम्स में कार्यरत थी डॉक्टर, महिला डॉक्टर थी, जिनके ऊपर हमला किया गया है। उनके कार के ऊपर हमला करके उनका शीशा फोड़ दिया गया है और उन पर थूकने का भी आरोप लगाया गया है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर हमला क्यों किया जा रहा है? ये कहाँ की मतलब इंसानियत कही जाएगी? ये तो मूर्खता की हद है। आपके जान बचाने वाले डॉक्टर, आपकी सुरक्षा करने वाले प्रशासन पर आप हमला करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने यह कहा है कि अगर पुलिस पर हमला किया, डॉक्टरों पर हमला किया, तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। चूँकि काफ़ी दिन से ऐसा मामला सामने आ रहा है कि डॉक्टरों की टीम पर हमला किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया जा रहा है, जिससे बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बौखला गए, गुस्से में दिखे आज, और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनको चिन्हित करके उनको दंड दिया जाएगा और उन पर केस चला कर स्पीडी ट्रायल के तहत उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा होना भी चाहिए, एक सख्त कदम की ज़रूरत भी है कि जिन जाहिल लोगों ने इन डॉक्टर और प्रशासन के ऊपर अगर हमला करते हैं तो उन्हें इस तरह की कार्रवाई जरूर। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और अगर आपके क्षेत्र में किसी भी तरह की प्रशासनिक लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हो रही है तो आप हमें भेज सकते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ तथ्य बताएंगे, कुछ जानकारियाँ देंगे, और ये सरकार से सवाल भी है कि लॉकडाउन में जहाँ लोग घरों में कैद हैं,
तमाम तरह की सुविधाएं बंद कर दी गई है, तमाम तरह की चीज़ें बंद कर दी गई है, लोग घरों में बंद है, कंपनी से लेकर के दुकानें तक बंद है, रोजगार है नहीं, तो गरीब लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि उससे भी सबसे बड़ा खतरनाक समस्या अभी उन लोगों के पास आ गया है जो मध्यम वर्गीय परिवार है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने गांव से शहर में रह रहा है और वहाँ वो रेंट पर रह रहा है, उसके पास ना तो राशन कार्ड है, चूँकि पटना जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं लेकिन उनके पास गैस के भी कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे लोगों को समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर निकल कर के लोगों से हेल्प भी नहीं मांग पा रहे हैं और कहीं ना कहीं समस्याएं उन लोगों के साथ घोर गहराते जा रहा है। ना तो उन्हें अनाज मिल रहा है और ना ही गैस मिल रहा है, तो समस्या बहुत है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या अभी के वक्त में, चूँकि लॉकडाउन दूसरी बार जब 2.0 का लॉकडाउन शुरू हुआ, दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने जब 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, तो चूँकि जिससे पहले लॉकडाउन में लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि 15 तारीख के बाद कुछ चीज़ें शुरू हो जाएंगे जिससे कि वो उनके राशन पानी और खाने पाने की चीज़ों पर कोई दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन दूसरी बार भी लॉकडाउन हो जाने के बाद से सबसे बड़ा समस्या हो गया है स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड। चूँकि बहुत प्रकार के मरीज ऐसे हैं, अस्पतालों में ओपीडी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही हैं, और जिसके कारण जो छोटे मोटे बीमारी से जूझ रहे लोग हैं, बहुत सारे क्रिटिकल बीमारी से भी जूझ रहे लोग हैं, जनरल फिजिशियंस को नहीं दिखा पा रहे हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अपनी चेकअप, रूटीन चेकअप नहीं करवा पा रही हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं अभी फ़िलहाल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग, चूँकि महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उनको रूटीन चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, उनको टीका देने की ज़रूरत पड़ती है, उनको हर महीने डॉक्टर की सलाह और परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे केस में चूँकि ओपीडी नहीं खुले होने की वजह से अस्पतालों में उनकी जांच नहीं हो पा रही है, और बहुत तरह की समस्याएं हैं। जो हाई बीपी के शिकार हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो रूटीन चेकअप पर चल रहे हैं, इसके अलावा बहुत छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं जिनके इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ओपीडी नहीं खुलने की वजह से डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, और डॉक्टर नहीं बैठने से इन लोगों की समस्याएं गंभीर होती जा रही है। हालांकि सरकार को इस पर पहल करने की ज़रूरत है। जहां पर जो लोग इलाज के लिए जाना चाहते हैं, कुछ अस्पताल को जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, कुछ अस्पताल को जहाँ पर कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है, उनको एडमिट किया जा रहा है, उनको छोड़ करके जो अस्पताल जिनमें इस तरह की सेवाएं नहीं दी गई है, कुछ अस्पतालों को ऐसा रखने की ज़रूरत है सरकार को जिसमें आम लोग हैं वो अपनी रूटीन चेकअप को करा सके। क्योंकि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में घर में रह रहे लोग और ज़्यादा बीमार होते जाएं और कोरोना से बाद में बीमारी उनको अपनी खुद की बीमारी जकड़ के उन्हें मार डाले। तो ये भी एक समस्या है, इस पर सोचने की ज़रूरत है सरकार को। दूसरी बात है कि अनाज की जहाँ तक बातें की जा रही है कि अनाज की कमी नहीं है देश में, अनाज की कमी नहीं है राज्य में, ये अच्छी बात है कि अनाज की कमी राज्य में नहीं है, लेकिन जानने की ज़रूरत ये है कि अनाज उन लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं जिनके लिए है, जो ज़रूरतमंद है। क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है और हमारी टीम ने जो रिसर्च करी है, बहुत जगहों पर घूम घूम करके हम लोगों ने इस बात का एक पुख्ता इंतज़ाम किया है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो है मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन अनाज की स्टॉक इनके पास इतना नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। दूसरी बात कि अब चूँकि रोजी रोज़गार नहीं होने के वजह से इतने जो अपने मंथली कमाई के वजह से अपने परिवार को चला पाते थे, उनके पास तो समस्याएं ये हो गई है कि आखिर वो घर का रेंट कहाँ से दें, बिजली का बिल कहाँ से दें, राशन कहाँ से दें, और अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करें। अगर छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, उनके लिए ये भी समस्या उत्पन्न हो गई है कि उसके पोषण के लिए दूध कहाँ से लाएं। तो जो ज़रूरत की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार को ये मुहैया कराने की और सोचने की ज़रूरत है, और लेकिन इन सब चीज़ों में लोग जूझ रहे हैं। लॉकडाउन है, सही बात है, सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा है, प्रशासन को सहयोग दिया जा रहा है, हर तरह की बात कही जा रही है, लेकिन भूख से समझौता कब तक करेगी बिहार की जनता? भूख से समझौता नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना
जिन लोगों को है या फिर जहाँ पर मिल रहा है वहाँ तो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन जहाँ पे कोरोना के मरीज़ नहीं हैं उन जगहों पर थोड़ी बहुत छूट देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हर वार्ड में, पटना जैसे शहर में हर वार्ड में चिन्हित करके जो वार्ड पार्षद हैं उनको ये आदेश दिया जाए कि आखिर जो वहाँ पे लोग रेंटों पर रह रहे हैं, जिनके जो अपने घर से मीलों दूर हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए रह रहे हैं, जो काम करने के लिए रह रहे हैं, जिनके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही गैस कनेक्शन है, उनको चिन्हित करे और उनको चिन्हित करके उनको भी अनाज देने की बात कहे, उनको भी इन सब चीज़ों की सहूलियत दे। क्योंकि ऐसा ना हो कि गरीब के चक्कर में मध्यम वर्गीय जो बाहर अपने घरों से निकल कर के नौकरी करने के लिए शहरों में आए हुए हैं वो भूखे जान दे दें, क्योंकि उनके लिए भी सुविधा देने की सरकार की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। हालांकि जो अब तक गाँव ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर अनाज की कमी नहीं है, लोग घरों में है, किसान है, तो वहाँ अनाज की कमी नहीं है। अनाज की कमी सिर्फ उन लोगों को है जो शहरों में रह रहे हैं। हमारे बात को नोट कीजिएगा कि जो शहरों में, जैसे पटना में है, अब पटना जैसे जगह में रहने वाले लोग तमाम बिहार के सुदूर गाँव से आए हुए रहते हैं। तो अभी लॉकडाउन हो जाने की वजह से ना तो उनके पास अनाज है, चूँकि वो घर से मंगा नहीं सकते थे। स्टूडेंट जो यहाँ पर पटना में फंस गए हैं, छात्र, वो भी अपने दूर गांव से अनाज नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके पास भी खाने की समस्याएं हो रही है। जितने अनाज वो रखे थे, जितना राशन उनके पास था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। और चूँकि राशन और जो ज़रूरत की चीज़ें देने की बात है वो सरकार उन्हीं लोग के लिए रख रही है जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास गैस कनेक्शन है। तो आखिर ये जो लोग हैं जो बाहर से आकर के यहाँ जो किराया के मकान में रहते हैं, किराया के घर लेकर के रहते हैं, इनकी समस्याओं को कौन सुनेगा। तो ये अगर आप भी पटना में किसी भी कोना में अगर आप किराए पर रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके पास भी राशन कार्ड नहीं है, जो अनाज नहीं ले पा रहे हैं, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, जो गैस नहीं ले पा रहे हैं, वो कमेंट करें और हम उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी जुड़ें और अपनी बातों को रखें कि आपके साथ क्या समस्याएं हैं। अपना क्षेत्र का एरिया का नाम लिखें, किस वार्ड में आप रहते हैं वो भी लिखें और आप हमें भेजें कमेंट बॉक्स में, और हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, इससे पहले कि आप इस न्यूज़ से बाहर निकले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पर हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और लोग इस चीज़ को देख करके अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।